हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया जाने वाले अभ्यास प्रश्न पत्र करने वाले हैं। यह है सेशन 2023 एंड 24 का न्यू सैंपल पेपर है। क्लास 8 का है, विषय है गणित और मैथ्स। अगर मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स का होने वाला है, 2.5 घंटे इसका समय होने वाला है। मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। आप सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो सैंपल पेपर कर रहे हैं, मैथ्स का सैंपल पेपर कर रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश मीडियम का हम यहाँ पर दोनों साथ में ही करेंगे। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम ध्यान से समझते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या में इकाई का अंक 9 है। इस संख्या के वर्गमूल का संभावित इकाई अंक क्या होगा? देखो क्या कहा गया है। अ नंबर एंड इन द डिजिट 9, एक नंबर है जो 9 पर एंड होता है। द पॉसिबल यूनिट डिजिट विद द स्क्वायर रूट इन दिस नंबर, तो क्या हो सकता है? मान लो अगर कोई नंबर 49 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? यहाँ पर 7 होगा। इसी तरह से अगर 9 हमने कोई नंबर लिया है, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते हैं तो 3 और 7 यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा कि 3 और 7 क्या है? करेक्ट नंबर है कि अगर 49 देख लो या 9 देख लो, इसकी स्क्वायर रूट कितनी हो जाएगी? 3। हालांकि इसके अगर और भी ऑप्शंस आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? 3 एंड 7। अगर आपका कोई और आंसर निकल रहा है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर by which 108 must be divided so that quotient is a perfect cube। देखो क्या कहा गया है। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 108 से विभाजित किए जाने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो देखो इन नंबर्स में से 8 को किससे विभाजित किया जाए जिससे कि वह क्या बन जाए? एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखते हैं सोल्यूशन। तो देखो क्या हो जाएगा। जब 108 को 108 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 27 आता है। 108 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो 27 आता है, जो कि क्या है? 3 की क्यूब है। जो क्या है? 3 की क्यूब है। तो सी आंसर, जिसका आंसर है 4, हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? इफ 5t माइनस 3 इक्वल है 3t माइनस 5 के, देन वैल्यू t की, हमें t की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। हिंदी मीडियम में एक बार क्वेश्चन देखते, देखो क्या कहा गया है कि यदि 5t माइनस 3 इक्वल है 3t माइनस 5 के, तो t का मान निकालना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए किस तरह से सॉल्यूशन होगा। 5t माइनस 3 इक्वल है 3t माइनस 5 के, तो हम क्या करेंगे? t वाले नंबर एक तरफ ले आएंगे, 5t माइनस 3t हो जाएगा और यहाँ से -5 और ये क्या हो जाएगा? +3 में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है। 5t में से अगर यहाँ पे 3t माइनस करेंगे तो 2t आ जाएगा। -5 में से +3 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? -1। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए आंसर हमारा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मैचेस दे प्लेड, इफ देयर विन परसेंटेज 40%, क्या कह रहे हैं कि टोटल मैचेस में से 10% जो मैच हैं वो क्या किए गए? वॉन किए गए हैं, जीत लिए गए हैं, जो कि क्या है? 40%। देन हाउ मैनी मैच डिड दे प्ले ऑल? देखो क्या कहा गया है। एक फुटबॉल टीम ने खेले गए कुल मैच में से 10 मैच जीत लिए हैं। यदि उनकी जीती गई मैच का प्रतिशत 40 है तो कुल कितने मैच खेले गए? तो यहाँ पे दिया क्या गया है? यहाँ पर दिया गया 40% किसके इक्वल है? x का 40% किसके इक्वल है? x और 40% इक्वल है 10 के। मतलब जो जीते गए टोटल मैच, मानो उसने x खेले हैं, उसका 40% क्या करा है? जीत गया है। तो वो कितना हो जाएगा? 10। तो करते हैं इसको सोल्व। देखो क्या आ जाएगा। टोटल मैच कितना माना हमने? x। विनिंग मतलब जीते कितने हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे जीते कितने हैं? 40%। मतलब कि 40% ऑफ x कितना हो जाएगा? 10। तो हम निकलेंगे 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई x इक्वल कितने हो जाएगा? 10 के। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको हम इस तरफ ले जाएंगे और उल्टा कर देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 100 बाय 40। तो यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा? 100 बाय 4 बच जाएगा। तो 25 मैच क्या किए थे? उन्होंने खेले हैं टोटल। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 25 मैचेस यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन 1.2 AB, 2.4 B एंड 3.6 इज। व्यंजक 1.2 AB माइनस 2.4 B एंड 3.6 ए में पदों की संख्या आपको निकालनी है। तो पद देखो कितना है? 1 2 3। कितने पद हो जाएंगे? 3 पद हो जाएंगे। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 30 व्यक्ति
एक खेत की कटाई 17 दिनों में कर सकते हैं। 10 दिनों में उसी खेत से फसल काटने के लिए कितने और व्यक्तियों को लगाया जाना चाहिए? क्या कह रहे हैं कि 30 व्यक्ति हैं जो 17 दिनों में फसल काट देते हैं। यदि उसमें क्या करना है, 10 दिनों में उसी फसल को काटने के लिए 17 दिन लगाते हैं, लेकिन अब क्या करने हैं, 10 दिन हमें क्या करना है, 10 दिनों में सारी फसल कटवानी है, तो कितने लोगों की और आवश्यकता होगी? देखो क्या कहा गया, 30% कैन रीप अ फील्ड इन 17 डेज। हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी एंगेज टू रीप 10 सेम फील्ड इन 10 डेज? क्या कहा जा रहा है कि 30% कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 17 दिन में। अगर 10 दिन में काम खत्म करना है तो कितने लोगों की जरूरत और होगी? तो देखो आंसर हम यहाँ पे देखते हैं, 30% कितने दिन में काम करते हैं, 17 डेज में। एक पर्सन करेगा 30 इंटू 17, एक को काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो एक करेगा 30 इंटू 7 मैंने 10 डेज में क्या करेगा, एक इंसान काम करेगा वो। तो हमें कितना काम चाहिए, हमें यहाँ पर काम चाहिए 10 डेज में। तो हम क्या करेंगे, 10 डेज में 10 पर्सन के लिए 10 डेज के लिए पर्सन रिक्वायर्ड कितने हैं, तो 51, मतलब एक सेकंड यहाँ पे आंसर भी रुक जाइएगा, 51 टोटल क्या चाहिए, लोग चाहिए उसको काम करने के लिए। तो उन्होंने पूछा है कितने और रिक्वायरमेंट है, तो 30 तो उसके पास में पहले ही है ना। तो हम क्या करेंगे, 51 माइनस 30 कर देंगे, तो 21 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 51 नहीं आएगा, कितना आएगा, 21 टोटल। अगर वो पूछता कितने लोग चाहिए तो आता 51, लेकिन अब वो कह रहे कितने और चाहिए, क्योंकि 30 तो उसके पास में पहले ही है, अब 51 चाहिए, तो 21 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या आंसर हो जाएगा, 21 आंसर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 51 उसको कुल चाहिए और 30 उसके पास में पहले से ही है, तो 21 हमारा यहाँ पे आंसर सही आ जाएगा। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स की स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 को गुणनखंडित रूप में लिखिए। फैक्टराइजेशन करना है इस, क्या है क्वेश्चन, फैक्टराइज फ्रॉम द r की स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21। तो देखो किस तरह से सोल्व करेंगे, आर की स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 को कैसे सोल्व करेंगे, आर की, अब 10r को हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करेंगे, जो माइनस करने पर प्लस करने पर क्या आए, 10 आए और मल्टीप्लाई करने पर 21 आए। तो देखो क्या है, आर की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3r इक्वल प्लस 21। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इनमें से r कॉमन हो जाएगा तो r प्लस 7 यहाँ पर आ जाएगा, इनमें से 3 कॉमन आएगा तो r माइनस 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक ये फैक्टर बन जाएगा r माइनस 3 और दूसरा बन जाएगा r प्लस 7। तो r माइनस 7 r प्लस 3, ये हमारा आंसर, ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, r माइनस 7 r माइनस 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है, इन द फिगर ABCD इज पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू Z। देखो हिंदी में देखते हैं एक बारी, क्या कहा गया है, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, Z का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं या पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, जो आमने सामने के अल्टरनेट एंगल हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। और टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक लाइन पर है ना, तो 180 हो जाएगा। तो हम 180 में से 115 को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 65। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही आंसर आप ध्यान से समझिए, आसान है क्वेश्चन, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद एक थोड़ा सा क्विज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद सॉल्व करिएगा और कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, और जो बच्चा अच्छे से कमेंट करके मुझे देगा मैं उसी के कमेंट से ही आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बनाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्विज किया है हमने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है, √2 4 3 5 2 एंड 1 4 4 का मान ज्ञात करना है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो इसके लिए हम पहले सबसे लास्ट जो सबसे अंदर है 144 का क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं। तो 144 का अंडर रूट करेंगे तो 12 का अंडर रूट आएगा, और जब यहाँ से इसकी पावर को हटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या है, पूरा क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या था, इस तरह से था, अगर आपको याद हो 248, फिर अंडर रूट था, उसके बाद में 52 था, फिर प्लस था, फिर हमारे पास में 144 था, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर जो पूरा कैलकुलेशन थी उसमें ये था। अब देखो सबसे पहले हम 144 को करेंगे तो 12 आंसर आएगा, क्योंकि 12 की स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, या 144 का अंडर रूट कितना होता है 12 होता है। उसके बाद 52 और 12 को प्लस करेंगे तो 64 आएगा, 64 के अंडर रूट कितना हो जाएगा 8। अब 248 और 8 को जब ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। 256 का जो अंडर रूट है वो कितना होता है, रूट स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 हमारा ए आंसर यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा हमारा 16 हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।
अब हम करते हैं 16, हमारा ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इन द टर्म ए 6ab, 24ab एंड 12a की स्क्वायर बी में हमें क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। पदों में 6abc, 24ab की स्क्वायर, 12a की स्क्वायर, b की स्क्वायर का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड निकालना है। तो आइए करते हैं सॉल्व। देखो आसान है, इसको तो हम यहीं पे कर लेते हैं। देखो क्या कहा गया है, सबसे बड़ा पद निकालना है। सबसे बड़े पद में यहाँ पे सबसे कॉमन क्या है? सबसे बड़ा पद 6। अगर नंबर की बात करें तो 6 यहाँ पे क्या है? सबसे कॉमन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो a, यहाँ पे a और a, तो इनमें तीनों में क्या है? एक में a है, एक में क्या है? एक, तीनों में ही क्या हो जाएगा? a की स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? a हमारा यहाँ पे कॉमन आएगा जो सभी के अंदर है। उसके बाद b की बात करते हैं, b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी b है। उसके बाद c की बात करते हैं तो c यहाँ है लेकिन बाकी में नहीं है, तो 6a भी हमारा आंसर हो जाएगा। डी आंसर हमारा हो जाएगा। जब आपको कहा जाए कि फैक्टर निकालना है, आपको क्या कहा जाए कि सार्व गुणनखंड निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, वो आप आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है?4p की स्क्वायर, क्यू की क्यूब, 3pq और 2pq वाले भुजा के आयताकार बॉक्स का आयतन निकालना है। देखो क्या कहा गया है, द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द साइड 4p की स्क्वायर, क्यू की स्क्वायर, 3pq और 2pq आर इज। तो देखो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? 4, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब देखो p कितना है? 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 5, तो p की क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद q 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5, तो q की भी 5, तो सी आंसर जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में क्या है? क्वेश्चन है, उनको रीड करना है, उसके बाद उनको सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, अभी तक सारे क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स के थे। तो आप मेरी जो आईडी है इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी है, आप उसको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन है बहुत शॉर्ट तरीके से मिल जाएगी, जो आंसर की है वो शॉर्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई सर्कुलर है तो वो भी आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा। तो उसका नाम है स्मार्ट स्टडी 10। आप वहाँ से जाके प्लीज़ उसको फॉलो और लाइक कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, Raj made a cuboid is plastine, length, breadth and the height of the cuboid are 15, 13 and 15 centimeter respectively. Anu asked how much cuboid she will need to make perfect cube. What is the answer of the Anu questions? देखते हैं क्वेश्चन में। देखो क्या कहा जा रहा है, राज ने प्लास्टिन का एक घनाभ बनाया है। इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 15, 30 और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, घनाभ बनाया है, क्यूबॉइड बनाया है, 15, 30 और सेंटीमीटर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। अनु उससे पूछते कि इसे पूर्ण घन बनाने के लिए कितने घनाभ की आवश्यकता होगी। मतलब कह रहे हैं कि अगर इसे पूर्ण घन बनाना है तो कितने घनाभों की, ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखो क्यूबॉइड का आयतन कितना हो जाएगा? 15, 13 एंड 15। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर निकालते हैं। तो देखो 15 का फैक्टर क्या होगा? 3 × 5, उसके गुणनखंड निकालेंगे। 30 का क्या होगा? 2 × 3 × 5। इसी तरह 15 का क्या होगा? 3 × 5। अब इसके अंदर से हम क्यूब देख लेते हैं कि किस किस नंबर का क्यूब बन रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 का देखो 1, 2 और 3, 3 बार 5 है, मतलब कि 5 का क्यूब बन रहा है। 3 कितनी बार है? 1 और 2 और 3, 3 भी कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 का भी क्यूब बन रहा है। 2 सिर्फ यहाँ पर क्या है? एक ही बार है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 × 2 मतलब 4 से अगर हम इसे और क्या कर देते हैं, इसके घनाभ में चेंज करते हैं, गुना कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण तरह से एक घन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ द 11 ओड नंबर। तो देखो इस तरह से हम लिख देंगे इसके अंदर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 15 17 19 एंड 21। इनको जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना होता, बस क्वेश्चन को समझना होता है कि क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहा गया है। सलमा ने एक वस्तु 784 रुपए में खरीदी जिसपे 12% जीएसटी सम्मिलित था। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? वो क्या कह रहे हैं कि सलमा ने एक वस्तु खरीदी, 784 में खरीदी, जिसमें 12% क्या लगा हुआ है? टैक्स पहले ही लगा हुआ है। तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का क्या मूल्य था?
सलमा बोट एन आर्टिकल ₹784। सलमा ने का आर्टिकल लिया है 784 का, विच इंक्लूड जीएसटी 12%, जिस पर 12% की क्या लगी हुई है, जीएसटी लगी हुई है। वट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडिड। जीएसटी को ऐड करने से पहले उस पर कितना उसकी वैल्यू कितनी थी, तो हम क्या करेंगे 12% निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। क्या कहा गया, ओरिजिनल प्राइस, अगर हम मानते कि ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, उस जो आर्टिकल खरीदा है उसका असली मूल्य 100 रुपये होगा। जीएसटी कितना इंक्लूड हुआ उसके अंदर 12%। अब टोटल कितनी वैल्यू होगी उसकी 1112, 112 रुपये। 112 किसके बराबर है, 784 के। ध्यान से समझो कि एक्चुअल में उसका विक्रय मूल्य अब कितना होगा, उसका उसने कितने में खरीदी, उस विक्रय मूल्य ने क्रय मूल्य लिखे कितने में खरीदी, 112 में उसने खरीदी है। और असली प्राइस कितना है, उसका एग्जैक्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। वो कह रहे हैं कि 100 रुपये में खरीदी है, 12 रुपये उस पर जीएसटी लगा है और 112 रुपये की उसको पड़ गई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का है कि 112 रुपये की उससे एक चीज पड़ी है, 12 रुपये उस पर क्या है, इंटरेस्ट लगा है, जीएसटी लगा है, तो टोटल वो एक्चुअल में वो कितने की थी, 100 की थी। तो उसी को हम लेके चलते हैं। तो एक्चुअल में कितने की थी, 100 की। अब उसे कितने की पड़ी, 112 की, और उसकी कीमत कितनी है, 784। यहाँ थोड़ा लिखते वक्त गलत हो गया था, लेकिन मैंने अभी काट कर सही कर दिया है। और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 700 रुपये, मतलब कि उसकी जो एक्चुअली कीमत है वो 700 रुपये की है, लेकिन जीएसटी मिलाकर वो 784 की पड़ रही है। तो ये कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रख लेना, यहाँ पे ये सही करना है आपको। जहाँ लिखते वक्त मैंने गड़बड़ कर दी थी, लेकिन अब आपको इस तरह से सही करके इसका आंसर क्या आ जाएगा, 700 रुपये। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, एन अलमीरा इज सोल्ड 5225 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट 5%, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। क्या कहा गया है कि एक अलमीरा सोल्ड की गई है 5225 में, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट, और उस पर डिस्काउंट है 5% का, तो उसका मार्क प्राइस कितना है ये आपको बताना है। आंसर देखिए, एक अलमारी 5% बट्टे पर 5,225 रुपये में बेची जाती है। एक अलमारी 5% के डिस्काउंट पर 5,225 में बेची जाती है। तो अलमारी का अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य ज़्यादा होगा ना, तो उसको क्या करा है, अंकित मूल्य पर उसको 5% की छूट मिली है और फिर वो 5225 में बेची गई है। तो देखते हैं आंसर। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। एसपी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 5,225 रुपए, छूट कितनी है 5%। तो मार्क अंकित मूल्य, यहाँ पे देखो आप लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100, फॉर्मूला क्या होता है, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस छूट, जितनी छूट दी गई है, और एसपी जो कि विक्रय मूल्य है। तो हम वैल्यू करते हैं 100 माइनस 5 और 5,225, तो 100 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 5,225, जब इसको काटेंगे तो 55 आ जाएगा। और ये 100 से करेंगे तो 5500 क्या था, उसका अंकित मूल्य था, जिस पर 5% की छूट दी गई और वो जो वस्तु है 5,225 में मिली। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, एक वर्ग की भुजा 5a माइनस 2b की इकाई है, उसकी वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, 5a माइनस 2b, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर 5a माइनस 2b यूनिट्स, 5a माइनस 2b यूनिट इसका क्या है, स्क्वायर है, फाइंड द एरिया। देखो एरिया क्षेत्रफल हो जाएगा, हमें पता है स्क्वायर का क्या क्षेत्रफल होता है, ए की स्क्वायर हो जाता है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, 5a माइनस 2b की स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बना, a माइनस वाई की स्क्वायर, a माइनस वाई की, a माइनस बी की, सॉरी a माइनस बी या x माइनस वाई की स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जिसका फॉर्मूला का आंसर क्या होता है, ये फॉर्मूले आपको जरूर याद करने हैं, a प्लस बी, a माइनस बी की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते, a की जगह हम क्या लगाएंगे 5a, और b की जगह हम क्या लगाएंगे, या x, यहाँ पे मैंने x लिखा है तो x कर देती हूँ, x की जगह क्या लगाएंगे 5a, और b की जगह क्या लगाएंगे हम यहाँ पर x की, y की जगह क्या लगाएंगे 2b। तो देखो अच्छा यहाँ पे लिखा भी है मैंने, x इक्वल किसके है 2a के, y इक्वल किसके है 2b के, तो 5a की स्क्वायर 2 5ab, उसके बाद 2b की स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर क्या इतना आ जाएगा 25a की स्क्वायर माइनस 20ab और 4b की स्क्वायर, ये इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, रेंट इज ए रेक्टेंगल, क्या है RENT, यहाँ पे ये है RENT, रेंट, रेंट इज ए रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट ऑन O पॉइंट, और इसके डायगोनल जो है वो O पर मिलते हैं। इफ OR इज 2x एंड OT इज 3xy, देन फाइंड x की वैल्यू। देखते हैं जरा एक बारी, RENT एक आयत है, तो देखो हम यहाँ पे एक आयत बना देते हैं, RENT, RENT
एन टी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, ओ पे ये प्रतिच्छेद करते हैं। एक्स का मान ज्ञात करिए यदि ओ आर, ये ओ आर देखो, ओ आर क्या दिया गया है, ओ आर क्या है 2x+4 है, और ओ टी ये हो जाएगा ओ टी, ओ टी कितना है 3x+1 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये करते हैं इसको सोल्व। तो देखो यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे इस तरह से RENT बन गया है, उस यहाँ पे उन्होंने कहा OR और OT, ये चीज़ें कही है। तो आपको पता है कि जब भी विकर्ण बनते हैं या डायगोनल बनते हैं रेक्टेंगल के अंदर, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो OR और OT दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंपल तरीके से सोल्व करना है। तो OR की वैल्यू है 2x+4 और OT की वैल्यू है 3x+1, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2x - 3x, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x - 3x और 1 - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2x - 3x से क्या हुआ, x आया, और 1 - 4 से क्या आया, -3। तो ये x दोनों आपस में कट जाएंगे। तो x की वैल्यू हमें निकालनी थी, जो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समलंब आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। एक समलंब आकार का एक खेत है जिसका क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 है। ये दो समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी मतलब ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई कितनी है, 20 है। इसकी लंबाई 20 है, तो दूसरी हमें इसकी क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। देखो क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड 480 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15। इन दोनों का डिस्टेंस मतलब कि ये कितना हो गया, 15 हो गया। एक साइड कितनी दी है, 20, तो हमें दूसरी साइड यहाँ पर निकालनी है। तो करते हैं सोल्व इसे। देखो क्या आ जाएगा, वन साइड, एक साइड कितना है 20 मीटर, अनदर साइड को हमने b मान लिया और हाइट कितनी मान ली इसकी 15। एरिया कितना दिया गया है 480। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका 1/2 H A + B। तो 480 एरिया इक्वल किसकी हो जाएगा, 1/2 15 20 + 20। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 480 × 2। देखो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 480 × 2/15 इक्वल किसके रहेगा, 20 + B के। अब ये इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 इक्वल किसके हो जाएगा, 20 + B के। तो 64 - 20 इक्वल क्या हो जाएगा, 44। तो दूसरी जो साइड है उसकी कितनी लेंथ हो जाएगी, 44 मीटर, ये सेंटीमीटर, मीटर हो जाएगा, ठीक है, 44 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है m4 256 और दूसरा है फैक्टराइज 25 a² - 4b + 28 bc + 49 c²। एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो क्या है, गुणनखंड करना है, m4 256 25a 4b 28 bc और 49 c²। तो फर्स्ट देखो m की 4 256, तो इसको हम लेते हैं m की स्क्वायर और 16 की स्क्वायर। हमने दो लिया, इसमें क्या किया, m की स्क्वायर और 16 की स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो m² - 16 m² + 16। तो ये आगे फर्दर क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, आगे इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। लेकिन ये वापस से देखो यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, a² - b²। तो m² और 4² तो अब क्या हो जाएगा, m - 1 m + 1 m² + 16। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये था फर्स्ट फैक्टराइजेशन। अब इसका सेकंड जो गुणनखंड है वो देख लेते हैं हम। सेकंड गुणनखंड में क्या था, देखो 25 a² 4b² 28 bc और 49 c²। तो अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे पहले इसकी स्क्वायर निकाली, ये कितना हुआ, 5a² हो गया, 5a² हो गया। अब इसके अंदर देखो 4b, इसको अलग लिखा, 4b² 28 bc और 49 c²। अब इसको हम कर लेते हैं, ये इसको भी हमने क्या माना, a² और b² मान लिया ना। देखो अब ये क्या हो गया, 4a क्या बन गया, 2a² बन गया। 8 को हमने क्या किया, ये समझो ना, ये क्या है, x², 2ab, ये क्या हो जाएगा, a² - 2ab प्लस क्या है, b²। ये देखो ये बन रहा है। तो 4 में क्या बना, 2a²। अब 8 को किस तरह से आप फैक्टर करेंगे, 2 8 और 7, यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया, ठीक है, 28 है ना यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 2b, इसको फैक्टराइज कर दिया 2 पार्ट्स में,
2b और 7c में, और ये क्या बन गया 7c की स्क्वायर। तो ये क्या हो गया यूजिंग x की स्क्वायर 2xy और y की स्क्वायर, तो xy की स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से समझो, इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास में 5a की स्क्वायर था, और ये क्या हो जाएगा 2b माइनस 7c की स्क्वायर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, हम इसको क्या कर देंगे 5, अब ये फिर क्या बन गया a की स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया b की स्क्वायर बन गया। तो अब देखो हम a प्लस b करेंगे, 5a माइनस 2b प्लस 7, 5a प्लस 2b प्लस 7, तो ये पूरा b लेंगे और ये पूरा a लेंगे। देखो ध्यान से एक बार सब हटा के देखो, ध्यान से देखो क्या कहा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिकी है आसान। यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसको आपको गुणनखंड करने हैं, इसके क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। जब इसके फैक्टर करोगे आप तो देखो यहाँ पे क्या ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x की स्क्वायर 2xy और y की स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू की जगह आप क्या लिख देते हैं, हम इसका अंश, इसको हम इस तरह से सोल्व करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई की स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2b माइनस 7c की स्क्वायर। ध्यान से समझो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करिएगा, दोबारा इसको अच्छे से इसी क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा गया है, व्यंजक 3y 2y माइनस 7 माइनस 3y माइनस 4 माइनस 63 को सरल कीजिए, इसका y माइनस 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको सोल्व करना है y की वैल्यू पुट करके, y की वैल्यू की जगह हमें क्या लिखना है 2y माइनस 2, सॉरी देखो आंसर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3y माइनस 2y 7 माइनस 3y 4 माइनस 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस y की वैल्यू करनी है माइनस 2, मतलब सारे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे y की वैल्यू माइनस 2 करके सोल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 3y माइनस 2y 7 माइनस 3y 4 63, y यहाँ पे क्या है माइनस 2। तो हम करते हैं, देखो पहले इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे 6y की स्क्वायर आ जाएगा, 3 को 7 से करेंगे 21y आ जाएगा, उसके बाद 3 को y से करेंगे माइनस 3y आएगा, माइनस 3 को माइनस 4 से करेंगे 12 आएगा और 63 आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये दो y है, इनको हम सोल्व करते हैं, 6y की स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 24y आ गया, और इनको सोल्व करेंगे तो 51 आ गया। अब y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, y की वैल्यू पुट करने से क्या होगा 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 की स्क्वायर आ जाएगा 24 माइनस 2 51 माइनस, ठीक है इसको करेंगे तो ये क्योंकि प्लस का हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या हो जाता है 4 हो जाता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 40 इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 48 हो जाएगा, 51 माइनस का, तो जब सोल्व करेंगे तो 21 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, सोल्व 4 3p प्लस 2 माइनस 5 6p माइनस 1 इक्वल है 2p माइनस 8 माइनस 6 7p माइनस 4। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। देखो हल करना है हमको ये क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, फर्स्ट वही देखो ब्रैकेट से जो पहले होता है उसको पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। तो 4 को 3p से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12p आएगा, फिर 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा, इसी तरह 5 को 6 से करेंगे 30 आ जाएगा, 5 को 1 से करेंगे +1, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, अगर अंदर भी कोई माइनस का नंबर आता है तो प्लस में हो जाता है। इसी तरह 2 को p से करेंगे 2p होगा, 2 को 8 से करेंगे 16 हो जाएगा, फिर 6 को 7 से करेंगे 42 माइनस आ जाएगा, उसके बाद 6 को 4 से करेंगे तो +24 आ जाएगा। ठीक है, अब p वाले नंबर, अब देखो पहले यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखो ये वाले नंबर, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा -18, 12 प्लस का है p और 30p माइनस का है, तो 18 माइनस p आ जाएगा। उसके बाद 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे देखो 42 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो 40 माइनस 40 आ जाएगा, 40p आ जाएगा, और 24 प्लस का है 18 16 8 का है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो अब क्या करना है यहाँ पर -18p प्लस 40p और 8 माइनस 13, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22 माइनस 22p माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, अब 22 को हम नीचे ले जाएंगे तो -5/22, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम देखते हैं, अब हमारा सेक्शन घ आ गया जिसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया है। देखो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित एक आलेख खींचिए। इसके लिए क्या करना है, एक आलेख खींचना है आपको। वर्ग की भुजा इतनी दी गई है, परिमाप इतना दिया गया है। क्या यह आलेख मूल बिंदुओं से होकर गुजरता है? क्या यह एक रेखिक आलेख है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहा गया है। ड्रॉ अ ग्राफ फॉलोइंग, ओके, साइड स्क्वायर दिया गया, एक तरफ साइड स्क्वायर आ जाएगा, एक तरफ पैरामीटर आ जाएगा। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिनल
एंड द इट इज़ ए लीनियर ग्राफ। तो देखो यहाँ पे हम इसके लिए आपको एक्चुअली ग्राफ चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइड स्क्वेयर लगा लेते हैं साइड से कि 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं जैसे कि डेली हमने 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, 12 14 इस तरह से। तो एक रफ बनाकर देखते हैं। 2 मान लो ये 1 ये 2 है, तो 2 पर कितना आ रहा है, 2 पर 8 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 3 पर 12 आ गया। उसके बाद 3.5 पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है, ये 14 हो जाएगा। उसके बाद कितना है 5, देखो 5 पर कितना आ रहा है, तकरीबन 20, ये देखो ये 20 हो जाएगा। और उसके बाद जो ये लेते हैं 6 पर तकरीबन, ये देखो ये। तो वो पूछा है डज द ग्राफ पास थ्रू अ ओरिजिन, एंड ये क्या ओरिजिन से पास हो रहा है, तो देखो 0 से स्टार्ट नहीं किया ना हमने यहाँ पे, तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो नो हो जाएगा। इट इज ए लीनियर ग्राफ, तो यहाँ पे देखो एक लाइन बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर ग्राफ। लेकिन एग्जैक्ट आंसर कब पता चलेगा, जब हम क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ को हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर ग्राफ में बनाएंगे। तो ये आप जरूर करके अपना ग्राफ बनाकर इसको सॉल्व करके इसका आंसर दे दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें और में एक क्वेश्चन दिया गया है। Rohan was admitted in hospital due to the high fever and the body pain. Doctor did test the typhoid fever. The result revealed they the positive for the typhoid. उसको क्या है, टाइफाइड पता चला है, डॉक्टर ने टेस्ट किया टाइफाइड का। The doctor was not still sure that about the illness. उसको इलनेस के बारे में भी कंफर्म नहीं। He advised the nurse to record the patient temperature hourly, मतलब कि हर एक घंटे में क्या लिया जाए, उसका टेम्परेचर लिया जाए। The record of the temperature has been plotted in the graph. उसका जो रिकॉर्ड है टेम्परेचर का, कितना उसको कितना फीवर है, उसका ग्राफ यहाँ पे दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, एक बार हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं। देखो क्या है, रोहन को तेज बुखार है, बदर दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने टाइफाइड के बुखार की परीक्षण किया, परिणामों के बाद टाइफाइड सकारात्मक परिणाम सामने आए। डॉक्टर को अभी भी बीमारी के बारे में निश्चित नहीं थे। नर्सों को हर घंटे का तापमान रिकॉर्ड करने की सलाह दी गई, इसीलिए एक रिकॉर्ड तैयार किया गया और उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ है, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं जिसके क्वेश्चन को सोल्व किया जा सके, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या कहा गया, न्यूनतम तापमान किस समय दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान देखो, सबसे कम तापमान कितना बजे था, 9 बजे था, तो 9 बजे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इंग्लिश में भी साथ में कर सकते हैं क्वेश्चंस को। किस समय अवधि में तापमान अधिकतम दर्ज किया गया, कहां पे सबसे ज्यादा तापमान था। तो लगभग देखो इस वाले पॉइंट पर क्या था, सबसे ज्यादा तापमान था, तो 11:30 बजे हम लिखेंगे 11:30 पे क्या था, तापमान सबसे ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक घंटे में तापमान में अधिकतम कमी क्या है। देखो अधिकतम एक घंटे के अंदर अगर हम देखें तो तापमान में अधिकतम कमी यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो 11 से लेके 10 के बीच में, ये वाली जो कमी है सबसे ज्यादा कमी है ना। तो कितनी कमी है उसने पूछा, एक घंटे में तापमान में अधिकतम कमी क्या है। तो देखो 39 से कितना हो गया है, 36 हो गया, तो 3 हो जाएगा इसका। एक घंटे में कितनी कमी है, 39 से कितना हो गया, 36 हो गया, 3 डिग्री टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। किस समय तापमान सामान्य पाया गया। तो देखो सामान्य कब पाया गया, ये देखो 10:30 बजे के पास। तो सामान्य कब पाया गया, 10:30 बजे के पास, एकदम 37.5 था, ठीक है। उसके बाद किस समय अवधि के दौरान तापमान में वृद्धि स्थिर या अपरिवर्तित रही। तो ये वाला जो तापमान है टाइम 1 से लेके 2 के बीच में। देखो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा ऐसा रख लेती हूँ। तो एक देखो सबसे पहले क्या पूछा गया, न्यूनतम तापमान कब था उसका, अगर न्यूनतम तापमान सुबह 9 बजे था, ठीक है। सबसे कम तापमान किस समयावधि में तापमान में अधिकतम वृद्धि हुई थी, तो हमने भी 11:30 देखा था, ठीक है। 11:30 बजे सबसे अधिकतम वृद्धि हुई थी। उसके बाद में एक घंटे में तापमान में कितनी कमी आई थी, 3 की, ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस की। किस तापमान पर तापमान सब सामान्य पाया गया था। तो किस समय 10:30 बजे क्या हुआ था, तापमान एकदम नॉर्मल पाया गया था। उसके बाद किस समय अवधि के दौरान तापमान स्थिर था। तो ये देखो ये वाला 1 से लेके 2 के बीच में तापमान क्या था, स्थिर था। तो ये क्वेश्चन हिंदी में होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, तो आप अच्छे से इनको सोल्व कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं 12 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला। तो 12 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, विशाखा अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं को 20% की छूट देती है, फिर भी वे 12% का लाभ कमाते हैं। 280 अंकित एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये करते हैं इसको सोल्व। तो क्या कहा गया क्वेश्चन, वंशिका ऑफर डिस्काउंट 20% ऑन ऑल आइटम। ऑल आइटम पे क्या 20% उसको क्या मिलता है, ऑफ मिलता है। स्टिल मार्क द प्रॉफिट 12%, फिर भी वो क्या करती है, देखो हर मार्क पर, हर चीज पर 20% का ऑफ दिखाते हैं, फिर भी उसको 12% का प्रॉफिट होता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड आर्टिकल 280, अगर कोई आर्टिकल 280 का है तो उसका एक्चुअल में प्राइस कितना होगा। तो देखो क्या आंसर होगा, मार्क प्राइस कितना है 280, अंकित मूल्य कितना है 280 रुपए, छूट कितना है 20% ऑफ 280, 280 पर 20 की छूट है, तो टोटल छूट कितनी हुई 56 रुपए की छूट हुई,
ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 20 गुना 280 बटा 100 करेंगे तो 56 रुपए, 56 रुपए की क्या हुई है, छूट हुई है। अब विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट जो है उसको माइनस कर दो छूट को, तो 280 में से 56 माइनस किया तो कितना आया, 224 रुपए, मतलब 224 रुपए उसका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। अभी भी वो लाभ कमा रही है 12% ना, तो लाभ कितना कमा रही है, 12%। यदि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, 112। यदि हम कहें कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 100 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस अभी भी क्या है, 112 रुपए है। ठीक है, क्रय मूल्य, अब हम एक्चुअल वैल्यू लगा लेते हैं। क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 225। तो जो वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है, 200 रुपीज है, लेकिन वो 280 में बेच रही है उसको, अभी भी उसको बहुत फायदा हो रहा है। तो देखो क्या हुआ, अंकित प्राइस कितना, क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे क्या कह रही है यहाँ पे। देखो एक बार अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से क्वेश्चन को समझो, आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। बस दो चीजें पूछी गई है, पहले क्या निकालना है हमको, विक्रय मूल्य निकालना है, उसके बाद उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो पहले 20% की छूट, उसके बाद 12% का जो फायदा है, प्रॉफिट है उसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फॉर अ सम 40,000 रेट इंटरेस्ट 8% कंपाउंड एनुअली। ओके, एक किसी भी किसी वस्तु में क्या है, 40,000 है, 8% उसका क्या है, इंटरेस्ट है। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, प्रिंसिपल आफ्टर 2nd ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। देखो क्या हो जाएगा, 40,000 के लिए 8 ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज संयोजित होता है। ज्ञात कीजिए 1 वर्ष के पश्चात ब्याज, द्वितीय वर्ष के बाद मूलधन और तीसरे वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो फर्स्ट देखिए, प्रिंसिपल मूलधन कितना आ जाएगा, 40,000, दर रेट कितनी होगी, 8%। अब हमको क्या निकालना है, पहले मिश्र धन निकालना है। तो ए इक्वल किसके होगा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 और एच। ठीक है, 1 ईयर, पहले 1 ईयर के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100, तो जो फर्स्ट ब्याज है वो कितना आ जाएगा, 3200 रुपए। फर्स्ट जो पहले मिश्र धन कितना आ जाएगा, हमें मिश्र धन कितना आ जाएगा, 43,200 यहाँ पे मिश्र धन आ जाएगा, या अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट। अब हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकालना है, तो क्या करेंगे, मूलधन में से मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3200 रुपए। तो फर्स्ट ईयर उसको कितना इंटरेस्ट मिला, 3200 रुपए। उसके बाद सेकंड में वो क्या कह रहा है, सेकंड में हमें बताना है मूलधन कितना है। तो जो फर्स्ट का मिश्र धन बना वो सेकंड ईयर में क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। एक बार समझा देते हो क्या बोल रही हूँ इंग्लिश में, कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर अमाउंट बना वो सेकंड ईयर के अंदर क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल और मूलधन सेकंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, जो ये वाला आया था हमारा अमाउंट जो आया था 43,2,000, क्योंकि पहले साल का मिश्र धन था। अब थर्ड इसका देखते हैं, थर्ड में उन्होंने पूछा है, थर्ड ईयर के लिए उन्होंने पूछा है कि कितना होगा। तो देखो इस तरह से फॉर्मूला पुट करते हैं, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 और 3 की पावर 3 कर देंगे, सोल्व करेंगे इस तरह। तो टोटल जो आंसर है वो कितना आएगा, 5388। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिश्र धन। उन्होंने क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, तो हम माइनस करेंगे। उन्होंने ब्याज पूछा है कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम इसमें से जो एक्चुअली कीमत थी, जो मूलधन था या जो हम प्रिंसिपल था, वो माइनस कर देंगे, तो 10,388 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से करना है, थोड़ा सा समझ के करना है। एक बार पीछे से आप अच्छे से चेक कर लीजिए इसको। देखो यहाँ से इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, और ये सी हमारा थर्ड का आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े की कीमत 210 रुपए है। निम्नलिखित तालिका में पी क्यू आर एस का मान ज्ञात कीजिए। एक तरफ कपड़े की लंबाई है, एक तरफ उसका मूल्य है। यहाँ पे 3 की कपड़े की लंबाई है, उसका मूल्य पूछा गया है। 5 मीटर कपड़े की लंबाई है, उसका मूल्य पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ पे कितना कपड़ा लिया गया, अगर उसकी मूल्य इतना है, यहाँ पे कितना कपड़ा लिया गया है तो उसका मूल्य इतना। तो आसान है क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं इसको। क्या कहा गया, द कॉस्ट ऑफ अ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210। ठीक है, 5 मीटर कपड़े की क्वालिटी का वैल्यू कितनी है, 210। फाइंड द वैल्यू ए बी सी डी। देखो यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है, तो हम इनको सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक तरफ क्लॉथ का दिया गया है, लेंथ दी गई है, और एक तरफ कॉस्ट दिया गया है। तो देखो किस तरह से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो 5 मीटर कपड़े का जो प्राइस है वो कितना है, 210 है। तो 1 मीटर कपड़े का, पहले हमें 1 मीटर के कपड़े की वैल्यू निकालनी है। तो 1 मीटर कपड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 42। ठीक है, अब उसने कहा है कि अगर ए क्या है, 3 है, ए 3 है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 41, अगर कपड़े की लेंथ 3 मीटर है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए में कितना आ जाएगा, 126। सेकंड में था, अगर कपड़े की लेंथ 5 मीटर है
तो हम क्या करेंगे, 5 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 10 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड में वो क्या कह रहा है कि अगर कपड़े के लिए 504 रुपए दिए गए हैं तो वो कितना मीटर कपड़ा है, तो हम क्या करेंगे 42 से डिवाइड कर देंगे तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डी में क्या कहा गया, 756 है, तो कपड़े अगर पैसे दिए गए हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे 42 से डिवाइड कर देंगे तो 18 मीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये भी फर्स्ट पार्ट हुआ है इसका। देखो आसान, बहुत ही आसान है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तो बड़ी जल्दी ऐसे नंबर ले लेने होते हैं। बस आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई, बस समझना है कि पहले एक की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद बाकियों की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको कहा था इंस्टाग्राम पे आईडी है smart_, या अंडरस्कोर कहेंगे इसको, स्टडी 10, ये उसका पेज का नेम है। आप उस पर इंस्टाग्राम पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं और चेक करके इसको लाइक एंड फॉलो कर दीजिएगा। आपको बहुत उसमें आपके फ़ायदे की, मतलब आपको बहुत अच्छी नॉलेज वाली चीज़ें उसके अंदर मिलने वाली हैं, आपके सर्कुलर्स और एकदम शॉर्ट में मिलेंगे, ज़रूर उसको लाइक एंड फॉलो कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इसका सेकेंड बी पार्ट रहता है, उसे देखते हैं। अ मॉडल ऑफ अ शिप इज मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मास्ट ऑफ अ एक्चुअली शिप इज 12 मीटर। In the length of the ship is 28 मीटर, how long is the model is ship? ओके देखते हैं, देखो क्या कहा गया है। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूलन 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूलन 12 मीटर ऊंचा है। एक मॉडल बनाया है, उसका जो मस्तूलन है, जो हाई है, वो कितना, मास्ट जिसे कहेंगे 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि एक जहाज का मस्तूलन 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसकी मॉडल की लंबाई कितनी होगी। इसे देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सभी चीज़ें मीटर में दी गई है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, सेंटीमीटर में। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको आगे जाके हम सोल्व करेंगे। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, ये रेशियो से आएगा, देखो 9 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल हो जाएगा, इक्वल मतलब अनुपात कहेंगे हम इसे x, और इक्वल किसके होगा, 15 है तो कितना हो जाएगा 35। मतलब 3 चीज़ें हमें दी, हमें चौथी निकालनी है तो हम इसी तरह से निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 और 35 को इधर ले आएंगे और 100 बाय 15 हो जाएगा। देखो ये 9 बाय 100 हुआ, ठीक है, उसके बाद ये 35 और 15 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इक्वल किसके आ जाएगा, 21 बाय 100 के। तो ये सब सोल्व करेंगे तो देखो किस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ से हमने 3 के टेबल से काटा, 3 के टेबल में यहाँ पे 5 आया, इसे हमने 7 से काटा, तो क्या है 21 बाय 100, जो उसकी मॉडल की ऊंचाई है या मॉडल की जो लंबाई है वो कितना होना चाहिए, 21 बाय 100 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 21 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा डाउट होगा समझने के लिए, तो एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक शिप है जिसकी मास्ट की हाइट, एक शिप दिया गया, उसके मास्ट की हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, वाइल द मास्ट ऑफ ए एक्चुअली शिप इज 12, और एक्चुअली में जो शिप है उसकी हाइट कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो कहा इफ द लेंथ इज 28, अगर लेंथ कितनी है 28, तो यहाँ पे उसमें जो भी क्वेश्चन किया उसके अंदर शायद वैल्यू अलग थी, तो देखो 12 बाय 9 आ जाएगा और एक तरफ 28 बाय y2 हो जाएगा, y मान लेते हैं हम, जो हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो y की कितना आ जाएगा 21, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एक सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 लगाएंगे ना, तो यहाँ पे भी वो 100 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो आंसर 21 ही सेंटीमीटर आएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशंस में थोड़ा सा जो नंबर्स थे वो अलग हो गए थे, तो एग्जैक्ट में आंसर 21 आएगा। किस तरह से करना है, जैसे अभी समझाया था सेम वही है। क्या करना है, 12 और उसके बाद में डिवाइडेड बाय 9 लिख देंगे, 9 बाय 100 कर लीजिएगा, और यहाँ पे 28 और x लगा देंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू कितने निकलेगी, 21 मीटर, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 21 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन 13 हो गए, अब क्वेश्चन 14, 15 एंड 16 है, सेक्शन ई है। सेक्शन ई को एक बार हम देखते हैं, देखो यहाँ से लेके ये सेक्शन ई है, तो अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसीलिए हम सेक्शन ई को जो 13, 14, 15 क्वेश्चन है हम इसको बाद में करेंगे। और अच्छा होगा कि ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दे, कमेंट में अच्छे से आंसर लिख के दे, मैं उसी जो जैसे आपने कमेंट किया होगा उसी कमेंट के साथ में आपके नाम के साथ में ये वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आप आइडेंटिफाई भी होंगे कि हाँ, आप अपने पहचानेंगे कि हाँ आपने आंसर सही किया, तो उसको मैं उसी तरीके से आपके नाम के साथ इसको सॉल्व करके वीडियो बना दूंगी। और अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं खुद आप बनाकर आपको सॉल्व करके दे दूंगी। और इसके साथ साथ मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।